हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल तक के वीडियो में अपन ने बाजरे के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल की वीडियो में बाजरे का वैज्ञानिक नाम पढ़ लिया था और बाजरे का कुल, बाजरे का उत्पत्ति स्थान और बाजरे का महत्व। बाजरे के महत्व मैंने एक चीज बताई थी कि बाजरे को मोटे अनाजों की श्रेणी में रखा गया है। किसकी श्रेणी में? मोटे अनाजों की श्रेणी में। अब एक चीज का ध्यान रखना, बाजरा हमेशा दाना छोटा है लेकिन फिर भी किसकी श्रेणी में रखा गया है? इसे मोटे अनाजों की श्रेणी में रखा गया है। और बाजरे के अंदर जो वसा होती है वो कितने प्रतिशत, यानी 5% वसा इसके अंदर पाई जाती है और 73% क्या पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है। इसके बाद में आज पढ़ेंगे अपन मृदा एवं खेत की तैयारी। सॉरी बेटा, पहले पढ़ेंगे अपन जलवायु। जलवायु वैसे बाजरा बात की जाए तो गर्म जलवायु का है। किसका है? गर्म जलवायु का है। लेकिन जो जलवायु है वो कौन सी जलवायु है? उष्ण एवं नम जलवायु। लिखो इसमें, बाजरे के लिए उष्ण व नम जलवायु, उष्ण व नम जलवायु सर्वोत्तम मानी जाती है। उष्ण व नम जलवायु सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन सी जलवायु? उष्ण एवं नम जलवायु। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन क्या नाम से? जलवायु के बाद में पढ़ेंगे मृदा एवं खेत की तैयारी। क्या पढ़ेंगे बेटा? मृदा एवं खेत की तैयारी। बाजरे के लिए कौन सी मृदा चाहिए? दोमट या बलुई दोमट। और खेत की तैयारी क्या करेंगे? 1 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, 2 या 3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर से कर देनी चाहिए। यदि भूमिगत कीड़े वगैरह लग रहे हो तो उसमें कार्बोफ्यूरॉन 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या कर देना चाहिए? प्रयोग कर देना चाहिए। लिखो, बाजरा के लिए दोमट या बलुई दोमट, दोमट या बलुई दोमट मृदा, दोमट या बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन सी मृदा? या तो दोमट मृदा या बलुई दोमट मृदा बाजरे के लिए क्या मानी जाती है? सर्वोत्तम मानी जाती है। लिखो इसमें, खेत की तैयारी करते समय, खेत की तैयारी करते समय 1 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, मिट्टी पलटने वाले हल से 2 या 3 जुताई, 2 या 3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर से कर देनी चाहिए, कर देनी चाहिए। और अंतिम जुताई के साथ, और अंतिम जुताई के साथ पाटा लगाकर मृदा को भुरभुरा बना लेना चाहिए। पाटा लगाकर मृदा को
भुरभुरा बना लेना चाहिए, भुरभुरा बना लेना चाहिए। ये लो जी, ये हो गई मृदा एवं खेत की तैयारी। क्या हो गई? यानी बाजरे के लिए कौन सी मृदा चाहिए? बलुई दोमट मृदा चाहिए। कौन सी मृदा चाहिए बेटा? बलुई दोमट मृदा चाहिए। और खेत की तैयारी करते समय 1 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, 2 या 3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर से कर देनी चाहिए। और अंतिम जुताई के साथ पाटा लगा के मृदा को क्या बना देना चाहिए? भुरभुरा बना देना चाहिए। अब पढ़ेंगे क्या नाम से? उन्नतशील किस्में, यानी न्यू वैरायटी। क्या पढ़ेंगे? वैरायटी। हेडिंग डाल लो बेटा, उन्नत किस्में। बाजरे के लिए कौन कौन सी वैरायटियां हैं? जैसे आपको बता दूं, अभी हमारी मार्केट में चल रही है वही कृष्णा है, कावेरी है और पायोनियर है, बलवान है, कृष्णा, कावेरी, पायोनियर, बलवान। और पायोनियर में बहुत सारी वैरायटी आती है, जैसे HH और बताऊं HHB 67 है, 60 है, HHB 67, HHB 60 और HHB 67 है, HHB 60 है। और लिखो वैरायटी इसकी बाजरे की बेटा, पूसा 605 है, पूसा 605। और लिखो इसकी वैरायटी RHB 121, RHB 121। और क्या नाम से इसकी और वैरायटियां हैं? GHB 719, GHB 744, GHB 719 और GHB 744, GHB 719, GHB 744, RHB 90, RHB 90। एक लिख लो पायोनियर 86 M88। एक है पायोनियर 86 M89। ये सारी क्या वैरायटियां हैं इसकी? बाजरे की कृष्णा, कावेरी, पायोनियर, बलवान, HHB 67 60, पूसा 605, RHB 121, GHB 719, GHB 744, RHB 90, पायोनियर 86 M88, पायोनियर 86 M89। ये सारी क्या है? अब लिख लो उन्नत किस्मों के बाद में पढ़ेंगे बेटा अपन क्या नाम से? बीज दर। क्या पढ़ेंगे बेटा? बीज दर, बीज दर एवं बीजोपचार। नीचे डाल लो बीज दर एवं बीजोपचार। बाजरे के लिए प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है? 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। कितने बेटा? 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। कितने किलोग्राम बीज की? 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। लिखो बाजरे के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज
प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। कितना बीज बिटाओ? 4 से 5 किलोग्राम बीज बाजरे का प्रति हेक्टेयर क्या रहता है? पर्याप्त रहता है। हरे चारे के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज लिखो। हरे चारे के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बाजरे के यदि दाने के लिए करेंगे तो 4 से 5, यदि हरे चारे के लिए करेंगे तो 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर क्या होता है? पर्याप्त होता है। अब लिखो बीजों की बुआई करने से पूर्व, ऊपर लिख दो बेटा, यानी बीजों की बुआई करने से पूर्व इनको 20% नमक के घोल से क्या किया जाता है? उपचारित किया जाता है। बाजरे की बुआई से पूर्व बीजों को 20% नमक के घोल में उपचारित किया जाता है। बाजरे की बुआई से पूर्व बीजों को 20% नमक के घोल में क्या किया जाता है? उपचारित किया जाता है। अब पढ़ेंगे बुआई का समय एवं विधि। क्या पढ़ेंगे बेटा? बुआई का समय एवं विधि। बाजरे की बुआई वैसे मध्य जुलाई में कर दी जाती है। जो मिड जुलाई होता है 15 जुलाई के या प्रथम सप्ताह तक, यानी मिड जून से लेके जुलाई के प्रथम सप्ताह तक क्या कर देनी चाहिए? बुआई कर देनी चाहिए। देखो पॉइंट डाल लो। बुआई का समय एवं विधि लिखो। बाजरे की बुआई मध्य जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बुआई। बाजरे की बुआई मध्य जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक कर दी जाती है। प्रथम सप्ताह तक कर दी जाती है। यानी बाजरे की बुआई कब करते हैं? मध्य जून से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक क्या कर देते हैं? बाजरे की बुआई कर देते हैं। देखो आगे, बाजरे में कतार से कतार की दूरी, बाजरे में कतार से कतार की दूरी, कतार से कतार की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। 10 से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। नीचे देखो, बीजों को 2 से 5 सेंटीमीटर की गहराई तक बोया जाता है। बीजों कितनी गहराई पे बोया जाता है बेटा? 2 से 5 सेंटीमीटर की गहराई तक बोया जाता है। यानी
बीजों की बुआई का समय क्या है, मध्य जून से क्या कर देंगे, जुलाई के प्रथम सप्ताह तक कर दी जाती है। तथा बाजरे में कतार से कतार की दूरी क्या है, 40 से 45 सेंटीमीटर है, और पौधे से जो पौधे की दूरी है वो क्या है, 10 से 15 सेंटीमीटर है। तथा इसमें जो बीजों को कितनी दूरी पर बोया जाता है, कितनी गहराई पर बोया जाता है, 2 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है। अब पढ़ेंगे खाद एवं उर्वरक। क्या पढ़ेंगे, खाद एवं उर्वरक। खाद उर्वरक में 10 से 15 टन तो वही क्या, सड़ी हुई गोबर की खाद कितनी डालेंगे, 10 से 15 टन। देखो अब खाद एवं उर्वरक लिखो। इसमें बाजरे में 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से दे देनी चाहिए, प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए। सिंचित क्षेत्रों में, सिंचित क्षेत्रों में, जहां कहने का मतलब सिंचित एरिया है, जहां पानी का एरिया है, यानी सिंचित क्षेत्रों में बुआई के समय, सिंचित क्षेत्रों में बुआई के समय 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, कितनी किलोग्राम बेटा, 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। यानी 10 से 15 टन तो क्या है, सड़ी हुई गोबर की खाद, और सिंचित क्षेत्रों में बुआई के समय 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करना चाहिए, देना चाहिए या मिला देना चाहिए। तथा 30 किलोग्राम नाइट्रोजन 45 से 40 दिन बाद, तथा 30 किलोग्राम नाइट्रोजन 40 से 45 दिन बाद, 40 से 45 दिन बाद खड़ी फसल में समान रूप से छिटक देना चाहिए, समान रूप से छिटक देना चाहिए। खड़ी फसल में समान रूप से छिटक देना चाहिए। यानी खाद उर्वरक क्या हो गया, 10 से 15 टन तो क्या है, सड़ी गोबर की खाद है, और क्या नाम से प्रति हेक्टेयर दे रही है। सिंचित क्षेत्रों में बुआई के समय 30 किलोग्राम तो नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर दर से देना चाहिए। तथा 30 किलो नाइट्रोजन, तथा 30 किलो नाइट्रोजन 40 से 45 दिन बाद खड़ी फसल में समान रूप से क्या कर देना चाहिए, दे देना चाहिए। अब खाद उर्वरक के बाद में पढ़ेंगे बेटा और सिंचाई। वैसे बाजरे की जो बुआई की जाती है वो वर्षा ऋतु में की जाती है। किसमें की जाती है, वर्षा ऋतु में की जाती है। इसमें वो क्या नाम से पानी देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदि वर्षा नहीं होती है उस स्थिति में भी पानी लगाने की इसमें जरूरत रहती है। हेडिंग डाल लो बेटा, सिंचाई। सिंचाई बाजरे की बुआई
कौन से सीजन में करते हैं? वर्षा ऋतु में करते हैं। देखो बाजरे की फसल की बुआई, बाजरे की फसल की बुआई बाजरे की फसल की बुआई वर्षा ऋतु में करते हैं। वर्षा ऋतु में करते हैं। अरे जब वर्षा ऋतु में अपन बाजरे की बुआई करते हैं तो क्या नाम से पानी की कमी तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभार क्या होता है, यदि वर्षा न हो तो, यदि वर्षा न हो तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अब वो सिंचाई कब करनी चाहिए, यानी एक तो कल्ले फूटते समय और दूसरी बात सिट्टे निकलते समय। कब करनी चाहिए? कल्ले फूटते समय और सिट्टे निकलते समय क्या कर देनी चाहिए? सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कल्ले फूटते समय एवं सिट्टे निकलते समय इसलिए कल्ले फूटते समय और सिट्टे निकलते समय सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई कर देनी चाहिए। ये इस फसल की क्रिटिकल स्टेज है, क्रांतिक अवस्थाएं मानी जाती है। एक तो कल्ले फूटते समय और एक सिट्टे निकलते समय। अब पढ़ेंगे बेटा निराई गुड़ाई। क्या पढ़ेंगे? निराई गुड़ाई। वैसे बाजरे की निराई गुड़ाई अपन जब बुआई करते हैं उसके 20 से 25 दिन बाद अपन क्या कर देते हैं, उसमें पहले निराई गुड़ाई कर देते हैं। और जहां पे निराई गुड़ाई कर पाना संभव नहीं होता है, यानी लगातार बारिश हो रही है, उस स्थिति में क्या करते हैं, एक एट्राजिन नामक की दवा आती है। क्या आती है बेटाओ? एट्राजिन नाम की दवा आती है। क्या आती है? एट्राजिन नाम की दवा आती है। ये इसकी 500 ग्राम मात्रा 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से क्या कर देना चाहिए? छिड़काव कर देना चाहिए। देखो निराई गुड़ाई, निराई गुड़ाई लिखो। इसमें बाजरे की बुआई के कितने दिन बाद बेटा? 20 से 25 दिन बाद। कितने दिन बाद? 20 से 25 दिन। बाजरे की बुआई के 20 से 25 दिन बाद, 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। क्या करना चाहिए? खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। यानी जहां पे निराई गुड़ाई कर पाना संभव नहीं होता है, उस स्थिति में क्या करते हैं बेटा? एक एट्राजिन नाम की दवा आती है। कौन सी दवा आती है? एट्राजिन नाम की क्या आती है? एक दवा आती है। क्या आती है बेटा? एट्राजिन नाम की एक दवा आती है, जो क्या नाम से कितने लीटर पानी में घोलते हैं? 600 लीटर पानी में घोलते हैं। लिखो नीचे, रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए, ऊपर लिखता हूं बेटा, आएगा नहीं नीचे। देखो इसमें रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजिन 500 ग्राम 600 लीटर पानी में घोलकर
पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। यानी रासायनिक खरपतवार के नियंत्रण के लिए क्या करेंगे, जो एट्राजीन है वो कितना 500 ग्राम 600 लीटर पानी में घोल के प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करेंगे, घोल बनाकर क्या कर देंगे बेटा, छिड़काव कर देंगे। अब पढ़ेंगे निराई गुड़ाई के बाद में पादप संरक्षण। क्या पढ़ेंगे, पादप संरक्षण। हेडिंग डाल लो बेटा, पादप संरक्षण। पादप संरक्षण में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कीट। पादप संरक्षण, पादप संरक्षण, इसमें पहले पढ़ेंगे कीट। अब कौन कौन से कीट लगते हैं, एक तो देखो पहले बताऊं आपको, कातरा लगता है, एक हरा तेला लगता है, एक गंदी बग लगता है। ये सारे क्या है, कीट है। कातरा है, हरा तेला है, गंदी बग है। और क्या नाम से, इनके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, क्यूनालफॉस। क्यूनालफेसिन नाम की दवा आती है, उससे क्या किया जाता है इनको, यानी क्यूनालफॉस 1.5%, यानी क्यूनालफॉस का जो चूर्ण आता है 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या कर देते हैं, उसका बुरकाव कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, बुरकाव कर देते हैं। लिखो बाजरे के बारे में, लिखो इसमें बाजरे में पादप संरक्षण में सबसे पहले कीट लिखना है। लिखो कातरा, हरा तेला, कातरा, हरा तेला, गंदी बग, गंदी बग। इन सभी कीटों की रोकथाम के लिए, इन सभी यानी कातरा, हरा तेला, गंदी बग, इन सभी कीटों की रोकथाम के लिए किसके लिए, रोकथाम के लिए, इन यानी कौन कौन सा, कातरा है, हरा तेला है, गंदी बग है, इन कीटों की रोकथाम के लिए क्या करेंगे, क्यूनालफॉस नाम की दवा आती है। क्या आती है बेटा, क्यूनालफॉस। क्यूनालफॉस 1.5%, देख लो, रोकथाम के लिए क्यूनालफॉस 1.5% का चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव कर देना चाहिए। बुरकाव कर देना चाहिए, यानी इन कीटों की रोकथाम के लिए क्यूनालफॉस नाम की एक दवा आती है, उसमें 1.5% का चूर्ण, कितने प्रतिशत का, 1.5% का चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या कर देना चाहिए, हमें बुरकाव कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए बेटा, बुरकाव कर देना चाहिए। अब पढ़ेंगे अपन क्या नाम से, रोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रोग। सबसे पहला रोग पढ़ेंगे हरित बाली रोग। कौन सा, हरित बाली रोग। पहला रोग मान लो, पहला रोग है इसका बेटा हरित बाली रोग। इसे जोगिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोगिया। जैसे ग्रीन ईयर डिजीज भी बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ग्रीन ईयर डिजीज। क्या बोलते हैं, ग्रीन ईयर डिजीज, हरित बाली रोग। और इसको दूसरे नाम से, किस नाम से जाना जाता है, जोगिया के नाम से जाना जाता है। देखो, इस रोग की रोकथाम के लिए
रोग रीति किस्मों की बुआई करनी चाहिए। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग रोधी किस्मों की क्या करनी चाहिए? बुआई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए बेटा? बुआई करनी चाहिए। रोकथाम के लिए रोग रोधी किस्मों की बुआई करनी चाहिए। रोग रोधी किस्मों की क्या करनी चाहिए? बुआई करनी चाहिए। तथा यानी यदि ये रोग लग जाता है तो हमको पता है कि रोग लगता है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसकी रोकथाम के लिए रोग रोधी किस्मों की क्या करेंगे? बुआई कर देंगे। और रोग ग्रसित हो तो फसल की बुआई के 21 दिन बाद और फसल की बुआई के 21 दिन बाद, कितने दिन बाद बताओ? 21 दिन बाद, और फसल की बुआई के 21 दिन बाद, कितने दिन बाद? 21 दिन बाद 2 ग्राम मैनकोजेब, 2 ग्राम मैनकोजेब, कितनी ग्राम? 2 ग्राम मैनकोजेब प्रति लीटर की दर से, प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। यानी रोगरोधी किस्में बोनी चाहिए। और यदि फसल की बुआई अगर रोग भी लग जाता है तो फसल की बुआई के 21 दिन बाद क्या करेंगे कि 2 ग्राम मैनकोजेब प्रति लीटर की दर से घोल बना के क्या कर देंगे बेटा? वो छिड़काव कर देंगे। अब दूसरा रोग पड़ेंगे। कौन सा रोग? जिसे बोलते हैं अरगट या चेपा। क्या बोलते हैं? अरगट या चेपा। इसे गुंदिया भी बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं बेटा उसको? गुंदिया रोग। अरगट या चेपा बोल सकते हैं। आप लिख लो चेपा। कौन सा रोग? चेपा रोग। दूसरा रोग पड़ेंगे चेपा, इसको गुंदिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? गुंदिया रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुंदिया रोग। गुंदिया रोग, चेपा बोल दो चाहे गुंदिया रोग बोल दो। अब इस रोग में होता क्या है? यानी चेपे रोग से क्या होते हैं कि जो सिट्टा होता है, यानी जो ऊपर जो बाल आती है उसमें क्या होता है? ऊपर की तरफ चिपचिपा सा गोंद का जैसा पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है? गोंद का जैसा पदार्थ निकलता है। किसमें? सिट्टे के अंदर। यानी जो बाली होती है ना बेटा, उसके अंदर एक गोंद का जैसा पदार्थ निकलता है। यानी चिपचिपा एकदम एक अपन क्या कहें कि लार जैसा पदार्थ उसमें निकलता है। इसके अंदर लिखो बेटा, इस रोग में सिट्टे पर, इस रोग में बाली में, ये सट्टा लिख लो, बाली में गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ, बाली में गोंद जैसा चिपचिपा